हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 23rd लेक्चर। ये हमारा 23वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग, जो कि है थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड स्टाफिंग पे मेरा ये तीसरा लेक्चर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे जो लास्ट के 2 लेक्चर वीडियोस थे वो देख भी लिए होंगे। नहीं देखे अभी तक तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर के बाद आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक डिस्कस किया है स्टाफिंग का। तो चलिए एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि लास्ट के जो 2 लेक्चर्स थे उनमें मैंने क्या पढ़ाया था। तो लास्ट के जो 2 लेक्चर्स थे, लेक्चर 21 एंड 22, उसमें हमने स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। स्टाफिंग क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग एंड एचआरएम में क्या रिलेशनशिप है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, एंड स्टाफिंग का प्रोसेस। स्टाफिंग का प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बताया था कि स्टाफिंग के प्रोसेस में देयर आर सिंपल 8 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर वीडियो भी जरूर देखिएगा। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रिक्रूटमेंट। और मैं कोशिश करूंगी कि आज के लेक्चर के बाद आपका जो भी डाउट है अबाउट रिक्रूटमेंट वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट। तो जरा रिक्रूटमेंट समझने से पहले, वैसे रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, क्योंकि वहां पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ाया था। तो स्टाफिंग प्रोसेस में हमने देखा था कि देयर आर सिंपल 8 स्टेप, 8 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस में 8 स्टेप होते हैं, जिसमें सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था रिक्रूटमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था, रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग तो याद है ना क्या होता है, स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो है मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन है, जिसमें क्या होता है, राइट पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन जो है राइट पर्सन राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे जो अपॉइंट करती है ना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। इसी को स्टाफिंग कहा जाता है। स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन राइट पोजीशन पे राइट टाइम में अपॉइंट करना, दिस इज स्टाफिंग। ठीक, तो स्टाफिंग का जो प्रोसेस हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सेकेंड जो स्टेप था दैट वाज रिक्रूटमेंट। तो वही रिक्रूटमेंट आज हम डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सर्च करती है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वैकेंसी है, ठीक है, तो उसको फुल करने के लिए, उसको फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को जो सर्च करती है और उनको इनकरेज करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें। तो इसी स्टेप को कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज नहीं, जो कैंडिडेट है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है, उनको मोटिवेट करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, और वो जो कैंडिडेट हैं वो मिलेंगे कहाँ। ठीक है, वो कैंडिडेट क्या इंटरनल होंगे कि एक्सटर्नल होंगे, उनको सर्च करने का जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है रिक्रूटमेंट। ठीक, और एक खास बात है, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। जो रिक्रूटमेंट है ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इवन एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, व्हाई रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है और सिलेक्शन जो है नेगेटिव प्रोसेस क्यों है। तो अगला लेक्चर मेरा सिलेक्शन पे होगा, तो वहां पे मैं आपको सिलेक्शन के बारे में बताऊंगी कि सिलेक्शन क्यों नेगेटिव है। फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि रिक्रूटमेंट क्यों एक पॉजिटिव प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें मोटिवेट किया जाता है, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है इनको मोटिवेट किया जाता है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, इसमें किसी का रिजेक्शन नहीं होता है, इसमें सबको स्टिमुलेट किया जाता है, सबको मोटिवेट किया जाता है कैंडिडेट्स को कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। ठीक, एंड रिक्रूटमेंट प्रिसीड्स द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी रिक्रूटमेंट कब होता है, सिलेक्शन से पहले। ठीक है, रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक पूल ऑफ कैंडिडेट, पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट क्रिएट करती है और उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। जो सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज सिलेक्शन, पर ये जो पूल ऑफ कैंडिडेट को सर्च करना, ठीक है, और पूल ऑफ कैंडिडेट को क्रिएट करना और इनको मोटिवेट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें, इसको कहा जाता है रिक्रूटमेंट। ठीक, ये जो पूल ऑफ कैंडिडेट को क्रिएट करना, उनको मोटिवेट करना कि वो जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, इनको कहा जाता है रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट क्या है, इट प्रीसीड्स द सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रीसीड करता है, यानी सिलेक्शन से पहले क्या होता है, रिक्रूटमेंट। देखिए यहाँ मैंने लिखा है सिलेक्शन से पहले होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्रिएट किया जाता है एक पूल ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, और फिर मैनेजमेंट सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उसमें से मोस्ट सुटेबल, बेस्ट जो कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करती है।
ठीक है। और रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है, कम्युनिकेट कर रही होती है, बता रही होती है कि हमारे यहाँ पे जॉब वैकेंसी है, हमारे यहाँ पे वैकेंट पोजीशन है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रही होती है, ठीक है, ताकि जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करे। तो दिस इज रिक्रूटमेंट, तो यही है रिक्रूटमेंट। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए जो एक पूल ऑफ कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे कहाँ से, उसके सोर्स क्या होगा, ठीक है। तो उसके सोर्स दो हो सकते हैं, या तो इंटरनल सोर्स हो सकता है या एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। ठीक, तो सोर्स ऑफ अगर रिक्रूटमेंट की बात कही जाए तो दो सोर्स हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो, ठीक है, वो इंटरनल सोर्स में आएंगे। और एक्सटर्नल सोर्स यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ठीक है, बाहर से अगर कैंडिडेट मतलब चूज किए जाएं तो वो एक्सटर्नल सोर्स है, यानी पूल ऑफ कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर चूज किए जाए, ठीक है, क्रिएट किए जाए अगर पूल ऑफ कैंडिडेट, तो वो आएगा एक्सटर्नल सोर्स में। ठीक, अब इंटरनल सोर्स में दो चीजें आती हैं, एक आता है प्रमोशन। जो इंटरनल सोर्स में दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है प्रमोशन, दूसरा ट्रांसफर। और एक्सटर्नल सोर्सेज में 10 सोर्सेज हो सकते हैं। कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं। पहला हो सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा कैजुअल कॉलर या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, वेब पब्लिशिंग। तो ये 10 एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लस बहुत सारे दूसरे फैक्टर हैं उनको ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि वो रिक्रूटमेंट के लिए इंटरनल सोर्स यूज करेगी कि एक्सटर्नल सोर्स यूज करेगी, ठीक है। तो चलिए इन एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहला है इंटरनल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स मैंने बताया, इंटरनल सोर्स क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ से अपनी जो भी वैकेंट पोजीशन है, जो भी वैकेंसी है, उसको अगर अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ से फुल करे, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टाफ से फिल करे, तो उसे कहा जाता है इंटरनल सोर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो पहले से एम्प्लॉय हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर उनसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंसी फिल करती है तो इसको कहा जाता है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स में दो आते हैं, एक आता है प्रमोशन, एक आता है ट्रांसफर। वैसे ये जो वर्ड है प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ये काफी कॉमन वर्ड है, आप इनके बारे में काफी कुछ जानते भी होंगे। चलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। प्रमोशन मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर लेवल पोजिशन टू हायर लेवल पोजिशन। यानी जब कोई एम्प्लॉय लोअर लेवल से हायर लेवल पे जो शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन के साथ ही एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी फैसिलिटी बढ़ जाती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस बढ़ जाता है, उसका पे पैकेज बढ़ जाता है। तो दिस इज प्रमोशन। जैसे अगर सपोज करिए चीफ अकाउंटेंट की वैकेंसी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरनल सोर्स यूज कर रही है, इंटरनल सोर्स यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन्हीं को प्रमोट करना है, तो यानी चीफ अकाउंटेंट से नीचे कौन आएगा, अकाउंटेंट आएगा। तो यानी अकाउंटेंट विल बी शिफ्टेड टू चीफ अकाउंटेंट पोजीशन, यानी जो अकाउंटेंट है वो लोअर लेवल से उसको हायर लेवल चीफ अकाउंटेंट पे शिफ्ट किया गया। तो ये क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, वर्टिकल शिफ्टिंग, ठीक है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या है, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, दिस इज प्रमोशन। प्रमोशन का फायदा है, देखिए इससे एम्प्लॉय में क्या आता है, मोटिवेशन आता है कि हमें अच्छा काम करना है, तब हमारा प्रमोशन हो जाएगा, पे पैकेज बढ़ जाएगा, स्टेटस बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है उनमें लॉयल्टी आ जाती है, प्लस एक जॉब सेटिस्फैक्शन कि अच्छा काम करेंगे तो इसका रिजल्ट भी मिलेगा, हमें अच्छा प्रमोशन मिलेगा। प्लस इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कि देखिए अगर ये जो अकाउंटेंट है इसको अगर प्रमोट कर दिया गया, इसको चीफ अकाउंटेंट बना दिया गया, तो इस अकाउंटेंट की वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है। इसके नीचे था असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो वो अब इस अकाउंटेंट की पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक प्रमोशन से, ठीक है, एक प्रमोशन से नीचे से एक सीरीज ऑफ प्रमोशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीफ अकाउंटेंट की वैकेंसी थी तो अकाउंटेंट को चीफ की जगह शिफ्ट किया गया, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट को अकाउंटेंट की जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि एक प्रमोशन से क्या है, एक चेन ऑफ प्रमोशन बनता है, ठीक है। तो दिस इज प्रमोशन। नेक्स्ट इज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर क्या है, जब एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, यानी जब कोई एम्प्लॉय एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट हो, ठीक है, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए, या एक शिफ्ट जैसे नहीं होती है मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, तो एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट पे अगर एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जाए तो वो क्या है, ट्रांसफर। ट्रांसफर में जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, स्टेटस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, और पे पैकेज में भी ज्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन एम्प्लॉय की जो ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, एम्प्लॉय की जो वर्किंग कंडीशन है उनमें थोड़ा सा चेंज आता है, बट सैलरी पैकेज में ऐसा कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है।
ठीक है। एंड ट्रांसफर क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ट्रांसफर क्या है? एम्प्लॉय का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वो अब डिपार्टमेंट 1 से क्या हो गया है? डिपार्टमेंट 2 में शिफ्ट हो गया है। ठीक है। जैसे एग्जांपल, कोई अकाउंटेंट है, एक कंपनी है, उसके 2-3 ऑफिस है, ठीक है। तो अकाउंटेंट अब ऑफिस 1 से उसको ऑफिस 2 में शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये क्या है? ट्रांसफर है। ट्रांसफर का फायदा क्या होता है? ट्रांसफर का फायदा ये है कि इट हेल्प इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन। सपोज करिए जो एम्प्लॉय है उसने कोई मिस्टेक कर दी, एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉय ने कोई मिस्टेक कर दी, तो उसको टर्मिनेट करने की जगह उसको एक एज अ पनिशमेंट के रूप में कभी कभार क्या होता है, कंपनीज उसका ट्रांसफर भी कर देती है। ठीक है। तो इट हेल्प इन अवॉइडिंग द ट्रांसफर, इट हेल्प इन अवॉइडिंग द टर्मिनेशन। प्लस एक और फायदा क्या है ट्रांसफर का, कि इट हेल्प इन रिमूविंग द इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड ग्रीवियंसेस। एम्प्लॉय की जो भी, कभी कभार क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो अपने कलीग से उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, या अपने बॉस से प्रॉब्लम होती है, कुछ ग्रीवियंसेस होते हैं उसको उस पर्टिकुलर ऑफिस में। ठीक है। उधर पर्टिकुलर अपने कलीग से प्रॉब्लम होती है, तो उसके जो ग्रीवियंसेस हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी क्या किया जाता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे ऑफिस में, नए इन्वायरमेंट में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर। ठीक है। तो ये दो थे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब चलिए जल्दी से आपको बता देती हूँ मेरिट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्स यूज करती है रिक्रूटमेंट का, तो इसका फायदा क्या होता है? तो सबसे पहला इसका फायदा क्या है? इट मोटिवेट द एम्प्लॉय। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेट होते हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करें, क्योंकि अब उनके प्रमोशन के चांसेस हैं। अब चांसेस है कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, ठीक है, अब क्या बन सकता है? अकाउंटेंट बन सकता है। अकाउंटेंट क्या है? चीफ अकाउंटेंट बन सकता है। तो देयर इज ए चांसेस ऑफ प्रमोशन। ठीक है। यानी बाहर से रिक्रूटमेंट नहीं होगा, बाहर से एम्प्लॉय नहीं रिक्रूट किए जाएंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें, ताकि उनका प्रमोशन हो। तो दिस इज द फर्स्ट मेरिट। दूसरी मेरिट क्या है? इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। ठीक है। अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज किया जाता है, तो इससे सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि जो कैंडिडेट है ना, वो ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन को जान रहे हैं। तो इससे मतलब कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉय को अच्छे से जान रहा होता है। ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है इस असिस्टेंट अकाउंटेंट को अच्छे से जान रहा होता है, तो उसके लिए ज्यादा इजी होता है इस असिस्टेंट अकाउंटेंट को मतलब सही पोजीशन पे प्लेस करना। ठीक है। तो इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। तीसरा जो मेरिट है इंटरनल सोर्सेज का, वो ये है कि थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉय गेट्स ट्रेनिंग। यानी हमने देखा था इंटरनल सोर्स में एक आता है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए, तो एम्प्लॉय की एक तरीके से ट्रेनिंग हो जाती है। एम्प्लॉय जो है प्रिपेयर हो जाता है हायर लेवल जॉब के लिए, क्योंकि अब वो कई पोजीशन, कई कह लीजिए ऑफिसेज में काम कर लेगा, कई डिपार्टमेंट में काम कर लेगा, तो उसकी एक तरीके से ट्रेनिंग हो जाएगी। तो अब उसे हायर लेवल पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये इसका तीसरा मेरिट है इंटरनल सोर्स का। चौथा जो मेरिट है इंटरनल सोर्स का, वो ये है कि नो नीड ऑफ इंडक्शन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, ओरिएंटेशन या कह लीजिए इंडक्शन। इंडक्शन मतलब जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो एक इंट्रोडक्शन सेशन कराया जाता है, उसको हम इंडक्शन कहते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्स यूज कर रहा है, तो देयर इज नो नीड ऑफ इंडक्शन, किसी इंडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर है। ठीक है। तो ये इसका चौथा मेरिट है। पांचवा जो मेरिट है, शिफ्टिंग सरप्लस वर्कफोर्स। यानी हमने पढ़ा था अभी, ट्रांसफर पढ़ा था ना इंटरनल सोर्स में। तो ट्रांसफर के थ्रू क्या होता है, सपोज करिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे डिपार्टमेंट 1 है, जहाँ पे बहुत ही सरप्लस वर्कफोर्स है, तो इस वर्कफोर्स को डिपार्टमेंट 2 जहाँ पे वर्कफोर्स कम है उनमें शिफ्ट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये इसका पांचवा मेरिट है। छठा मेरिट क्या है? इट इज इकोनॉमिकल एंड चीपर। जो सिक्स मेरिट है कि ये जो इंटरनल सोर्स जो रिक्रूटमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है, वो क्या है? इकोनॉमिकल है, चीपर है। क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस वहां पे थोड़ा सा मनी भी स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है। बट इंटरनल सोर्स इज चीपर एंड इकोनॉमिकल। ठीक है। तो ये थे 6 मेरिट्स इंटरनल सोर्सेज के। लेकिन इसके कुछ
डीमेरिट्स भी हैं, इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। सबसे बड़ा जो इसका डीमेरिट है वो पता है क्या है? वो है इट प्रिवेंट द इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। यानी अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्स यूज करती है तो अब यानी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से कोई भी फ्रेश टैलेंट, ठीक है, कह लीजिए इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, यानी बाहर से कोई भी फ्रेश टैलेंट, न्यू आइडिया, न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वही अब हायर पोजीशन पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये इसका एक डीमेरिट है। ठीक है, वैसे एक चीज और है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी भी वैकेंसी है वो ऑलरेडी अपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही फिल करें। ये वैसे पॉसिबल नहीं है, बाहर से रिक्रूटमेंट करना ही पड़ता है। बट अगर फिर भी अगर बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत टाइप के एम्प्लॉय उसके पास ऑलरेडी हैं, तो वो अगर बाहर से रिक्रूटमेंट नहीं करती है, एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज करती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा और इससे क्या होगा, बाहर से कोई भी फ्रेश टैलेंट, कोई भी फ्रेश आइडिया, कोई भी न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में एंटर नहीं करेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डीमेरिट। दूसरा डीमेरिट इसका ये है कि एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। उन्हें पता है कि उन्हें एक समय के बाद ऑटोमेटिक प्रमोशन मिलेगा ही, बाहर से कोई भी एम्प्लॉय हायर नहीं किए जाएंगे। ये जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है ये कुछ समय के बाद क्या बन जाएगा, अकाउंटेंट बन जाएगा, और ये अकाउंटेंट कुछ समय के बाद क्या बन जाएगा, चीफ अकाउंटेंट बन जाएगा। तो ये हायरार्की मतलब ये ऑटोमेटिक प्रमोशन मिलेगा क्योंकि बाहर से कोई भी चीफ अकाउंटेंट नहीं रिक्रूट किए जाएंगे। तो इससे एम्प्लॉय क्या होते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। तो ये दूसरा डीमेरिट है। तीसरा डीमेरिट क्या है कि न्यू कंपनी कैन नॉट यूज दिस। यानी अगर कोई नई कंपनी है, ठीक है, तो वो अभी इंटरनल सोर्स नहीं यूज कर सकती है, उसको बाहर से वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास अभी इतने टाइप के एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे, इतनी डिफरेंट क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे, तो उसे बाहर जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करना ही पड़ेगा। ठीक। चौथा जो डीमेरिट है, इट रिड्यूस द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। इससे जो है कंपटीशन की स्पिरिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं बचेगा, उनके बीच में भी नहीं और आउटसाइड वर्ल्ड यानी बाहर से भी। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका बाहर से अब कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो एम्प्लॉयज है उन्हें पता है कि एक समय के बाद उन्हीं का प्रमोशन हो जाना है। ठीक है, तो इससे पूरा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट खत्म हो जानी है। ठीक है, तो ये इसका चौथा लिमिटेशन है। पांचवा लिमिटेशन क्या है, अल्टीमेटली क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई कंपटीशन नहीं रहा, एम्प्लॉय लेजी हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगी, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज और है, फ्रिक्वेंट ट्रांसफर से अगर एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बार बार ट्रांसफर किया जाए, डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 में, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके 5 डीमेरिट्स हैं इंटरनल सोर्स के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ टाइम बाद देख रहे हैं, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इनमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि ये वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, इनका फायदा उठाइए। ठीक है, और ये जितने भी सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो जरूर इसका फायदा उठाइए, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए कि हाउ वॉज माई लेक्चर, मेरा लेक्चर कैसा था। और फीडबैक में अगर कोई भी जैसे वॉइस अगर क्लियर नहीं है या मैं अगर फास्ट बोल रही हूँ या स्लो बोल रही हूँ, जैसा भी फीडबैक हो तो प्लीज मुझे दिया करिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने लेक्चर को इम्प्रूव कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो हमने देखा रिक्रूटमेंट के अगर जो सोर्सेज की बात करें, दो सोर्सेज थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्स मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंसी को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से फिल करती है तो वो इंटरनल सोर्स होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्च करती है एम्प्लॉय को, जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है उनको अगर सर्च करती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर सर्च करती है, देन उसको कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्सेज में ये 10 सोर्सेज आते हैं। तो अब मैं इन 10 सोर्सेज को आपको डिटेल में समझाती हूँ। चलिए, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अपने प्रीमाइसेस के बाहर नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस प्लेस करती है और उसमें जो भी डिटेल है जॉब की, ठीक है, जो भी वैकेंसी है उसकी डिटेलिंग उसमें मेंशन रहती है। ठीक है, और जो भी जॉब सीकर्स होते हैं उसमें खैर सारी डिटेल रहती है। वो जो नोटिस बोर्ड है उस पर जो नोटिस लगाती है उसमें सारी डिटेल रहती है अबाउट द जॉब वैकेंसी,
ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, प्लस ये जो वैकेंसी है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस किस डेट पे होगा, किस टाइम पे होगा, ठीक है, ये सारी डिटेल उसमें रहती है। तो जो भी जॉब सीकर्स होते हैं वो उस तारीख को उस टाइम में असेंबल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइसेस के बाहर, ठीक है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो ऑन द स्पॉट डन होता है। तो दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और जनरली ये जो मेथड है ना, ये यूज किया जाता है फॉर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब के लिए, इस मेथड को यूज किया जाता है। इवन आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स होती हैं, उनके बाहर लिखा रहता है ना कि सेल्स पर्सन रिक्वायर्ड, उनके यहाँ पे एक दरवाजे पे ही, बहुत सारी शॉप्स के दरवाजे पे ही, गेट पे ही लगा रहता है कि सेल्स पर्सन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बाहर जाके एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, सिंपली अपने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, अपने नोटिस लगा दिया अपनी शॉप के गेट पे। तो ये बेसिकली अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए ये मेथड यूज करते हैं। दिस इज एन इकोनॉमिकल मेथड, कोई खर्चा नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ा, तो इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड। तो ये पहला मेथड हुआ। दूसरा क्या हुआ, कैजुअल। दूसरा क्या है, कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कंपनीज के पोर्टल पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा करियर का। कंपनीज की जो वेबसाइट होती है उन पे एक ऑप्शन मिलता है करियर का, ठीक है। तो अगर कंपनी में कोई वैकेंसी है तो करियर के ऑप्शन में वो वैकेंसी दिख जाती है। बट अगर कोई वैकेंसी नहीं है ना, तो वहां पे सीवी, अपना जो जो भी सीवी है उसको अपलोड करने का एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो जो जॉब सीकर्स होते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो जॉब सीकर होते हैं, उन्हें वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, किसी भी कंपनी में ऑनलाइन, यानी कंपनी की वेबसाइट के थ्रू, या फिर कंपनी में जो भी रिसेप्शन है वहां पे जाके अपनी जो अभी एप्लीकेशन है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, भले ही वहां पे इस समय वैकेंसी है चाहे नहीं है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके एप्लीकेशन वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंपनी के पास जो है एक तरीके का डेटाबेस बन जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन कलेक्ट होती जाती है ऑनलाइन। कुछ एप्लीकेशन आ रही है कंपनी के पास, कुछ कंपनी के रिसेप्शन पे एप्लीकेशन सबमिट की जा रही है, तो कंपनी के पास क्या होता है, एक टाइप का डेटाबेस कलेक्ट हो जाता है। और यही डेटाबेस जब कंपनी यूज कर सकती है एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इसको कहा जाता है कैजुअल कॉलर, ठीक है। यानी ऑनलाइन चाहे कंपनी के रिसेप्शन पे ऑफलाइन मोड में जो भी एप्लीकेशन आती है उसको कंपनी कलेक्ट करके अपना डेटाबेस बनाती है, और जब भी कंपनी के यहाँ वैकेंसी होती है तो उसी डेटाबेस को यूज करती है। तो ये सेकेंड एक्सटर्नल सोर्स है कैजुअल कॉलर। तीसरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तीसरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में तो हम जानते हैं, अगर जब भी कंपनी के यहाँ पे वैकेंसी होती है तो कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट भी तो करती है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, ट्रेड या फिर कोई प्रोफेशनल जर्नल है उसमें एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, जिसमें कंपनी जो भी जॉब है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जॉब किस टाइप की है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पे पैकेज क्या मिलेगा, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग एडवर्टाइजमेंट में देती है। एडवर्टाइजमेंट का फायदा क्या है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा डिटेल में उस जॉब के बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस इस जॉब के लिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, ठीक है, रिटन टेस्ट रहेगा कि इंटरव्यू रहेगा, क्या रहेगा, बहुत डिटेल में सारा दे सकती है। तो दिस इज एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट का एक और फायदा है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल जाएगी, एक वाइडर चॉइस, यानी बहुत सारे जो एप्लीकेंट है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो कंपनी के पास एक वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट मिल जाते हैं, वाइडर चॉइस मिल जाती है। और जनरली जो सीनियर पोजीशन है वो इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही फिल की जाती है, ठीक। तो ये हुआ तीसरा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चौथा क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होते हैं, दिस इज रन बाय द गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन करती है, ठीक है। इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है फॉर फिलिंग द अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब। अगर कोई अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब की वैकेंसी है तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को यूज कर सकती है, ठीक है। जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो सब क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपने नाम को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ये एम्प्लॉयर के टच पे रहते हैं। ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस के, या जो कह लीजिए एम्प्लॉयर होते हैं, इनके टच में रहते हैं, ठीक है। और जब भी वैकेंसी होती है एम्प्लॉयर के पास तो एम्प्लॉयर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताते हैं, और फिर ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वैसे जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है ये इन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो भी जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब चाहिए वो सब अपने आप को रजिस्टर कराते हैं इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, ठीक है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, एक तरीके से लिंक की तरह काम करता है बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर।
ठीक है, एम्प्लॉयर और जॉब सीकर के बीच में एक मीडिएटर की तरह, एक लिंक की तरह ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम करते हैं। तो ये भी है एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है प्लेसमेंट एजेंसी या कह लीजिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, तो ये एक टाइप की थर्ड पार्टी होती है। ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट या जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है, इवन ये कंपनी के बिहाफ में, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस भी मतलब परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो इन मतलब ये स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मतलब एक्सपर्ट होती हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है खुद रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करे, ठीक है, अपने यहाँ पे एचआर पर्सन रखे, एक पूरी टीम रखे, तो उससे ज्यादा अच्छा होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये भी करती हैं, एक थर्ड पार्टी, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट या प्लेसमेंट एजेंसी हायर करती हैं, और वो एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की जो पूरी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये नेशन वाइज पूरे नेशन लेवल पे काम करती हैं, और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड है उसको सप्लाई करती हैं। ठीक, ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट या जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं इनके पास पूरा बायो डेटा होता है। इनके पास डिफरेंट, ये भी थोड़ा सा कह लीजिए अभी जो मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बताया था, ये काफी कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह होती है, लेकिन एम्प्लॉय थोड़ा सा अंतर है। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं वो क्या होता है, दैट इज रन बाय गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट रन करती है, प्लस वो सेमी स्किल जॉब के लिए होता है। बट ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट या जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, ये कह लीजिए प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं उनके लिए, या जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जो जॉब होती है उनके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लेसमेंट एजेंसी यूज करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं इनके पास बहुत सारे कैंडिडेट, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट का डेटा होता है, इसे ये कंपाइल करती हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन की जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जिस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से सूटेबल नाम जो है रिकमेंड करती हैं एम्प्लॉयर के डिमांड पे। तो दिस इज प्लेसमेंट एजेंसी, ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। आ जाइए सिक्स्थ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट तो आप में से काफी बच्चे एमबीए के हैं, काफी बच्चे बीबीए के हैं, तो आप समझ रहे होंगे कैंपस प्लेसमेंट का तो सबको इंतजार रहता है। तो कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कंडक्ट करती हैं इंटरव्यूज इन द कैंपस, यानी कॉलेजेस में जाके, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वहां जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके, ठीक है, जो वोकेशनल कोर्सेज के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां जा करके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और वहां से अपने प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट हैं उनको सर्च करती हैं। तो दैट इज कैंपस प्लेसमेंट। और कैंपस प्लेसमेंट एक बहुत पॉपुलर सोर्स है फॉर फिलिंग द टेक्निकल जॉब। जो भी टेक्निकल जॉब होती है, जो भी मैनेजरियल जॉब होती है, जो भी प्रोफेशनल जॉब होती है, उनको फिल करने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कैंपस रिक्रूटमेंट। इससे फ्रेश टैलेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आ पाता है, न्यू आइडिया, न्यू थिंकिंग, ठीक है, फ्रेश न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में आ पाता है। ठीक है, फ्रेशर्स मिल जाते हैं यहाँ से कैंपस रिक्रूटमेंट से। ठीक है, इवन जो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनीज होती है, वो हमेशा एक क्लोज लाइजनिंग मेंटेन करती हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, वोकेशनल स्कूल के साथ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि जब भी उनको उनके पास वैकेंसी हो, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जब भी वैकेंसी क्रिएट हो, तो फिर वो इन यूनिवर्सिटीज, इन कॉलेजेस, इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू कंडक्ट करके जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो वो एक क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज लाइजनिंग मेंटेन करती हैं। तो दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट। आ जाते हैं सेवेंथ जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, दैट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको भी कहती है कि आपके अगर नोन में, आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट है इस जॉब के लिए, ठीक है, अगर अकाउंटेंट की जॉब है, तो अगर आपके नोन में कोई सीए है, सीए है या सीए में है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट आएगा उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को काफी हद तक उसका बैकग्राउंड पता होगा। क्यों? क्योंकि वो नोन है, आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का नोन है। ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को आपने बोला है कि आपके नोन में कोई हो तो बताएं। ठीक है, तो ये आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का नोन है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा हेल्प मिल जाती है। ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक श्योर होती है कि ये ठीक एम्प्लॉय होगा, सही एम्प्लॉय होगा, क्योंकि ये हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसने रिकमेंड किया है। ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड काफी हद तक हम ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है। तो ये सेवेंथ सोर्स है रिक्रूटमेंट का। आठवां जो सोर्स है रिक्रूटमेंट का, दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? ये एक टाइप का इंटरमीडियरीज होते हैं। ठीक है, ये एक टाइप के एजेंट होते हैं जो टच में होते हैं किसके,
अनस्किल्ड या जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके टच में होते हैं, ठीक है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर को हायर करने की जरूरत है तो ऑर्गेनाइजेशन लेबर कॉन्ट्रैक्टर से भी कॉन्टैक्ट करती है, ठीक है, या जो एजेंट्स कह लीजिए उनसे कॉन्टैक्ट करती है। और ये जो एजेंट्स होते हैं इनके पास लिस्ट होती है, ठीक है, इनके पास बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर होते हैं और अगर ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट नोटिस पे अगर ज़रूरत होती है अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर की, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये शॉर्ट नोटिस पे भी लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ है एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी ये भी बहुत फेमस है, ये भी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इवन जी टीवी पे अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक प्रोग्राम देखा, 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम था। उसमें उसमें क्या था, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें जो भी इस टाइम वैकेंसीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन इन टेलीविजन को देती हैं और ये टेलीविजन चैनल्स को देती हैं और वहां पर इनकी जो वैकेंसीज जो क्रिएट हुई है उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो इससे भी जॉब सीकर्स को इन्फॉर्मेशन मिल पाती है और वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या है, इवन वेब पब्लिशिंग आजकल काफी फेमस हो गया है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे इवन आज ऐप आ चुके हैं जो इसी पर्पस से डिजाइन किए गए हैं। उनका काम क्या है, उनका काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट जॉब सीकर्स, यानी जिन लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्लस जॉब ओपनिंग यानी किन किन कंपनीज में जॉब ओपनिंग है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दोनों के ही रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट पे मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए naukri.com बहुत फेमस वेबसाइट है, ठीक है। नौकरी का पोर्टल है, एम्प्लॉयमेंट का पोर्टल है naukri.com। तो वहां पे जो जॉब सीकर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, वहां पे जो भी जॉब ओपनिंग है उसके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों की ही इंफॉर्मेशन, जॉब सीकर्स और ओपनिंग दोनों के ही बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये वेब पब्लिशिंग है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक। चलिए अब मैं जल्दी से आपको इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बता देती हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल सोर्स यूज करती है रिक्रूटमेंट का, तो इसका सबसे पहला जो फायदा है वो है क्वालिफाइड पर्सन। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन बाहर से रिक्रूटमेंट करती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट कर सकती है क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड अ पर्सन। यानी क्वालिफाइड यानी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, प्लस जिस ट्रेन्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। और उससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी वैकेंट पोजीशन है उसे फिल कर सकती है। तो क्वालिफाइड पर्सन मिल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ये इसका पहला मेरिट है। दूसरा क्या है, वाइडर चॉइस, ज्यादा चॉइस मिल पाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ से इंटरनल सोर्स से अगर इंटरनल सोर्स यूज करती तो वहां पे चॉइस लिमिटेड थी, ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ही थे केवल। बट अगर एक्सटर्नल सोर्स यूज करती है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास वाइड चॉइस आती है, ज्यादा चॉइसेस आती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेस्ट कैंडिडेट उनमें से चूज कर सकती है। तो दूसरा है ये वाइड चॉइस, ठीक है, दूसरा मेरिट है। तीसरा जो मेरिट है दैट इज फ्रेश टैलेंट, ये तो बताया था। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करती है, ठीक है, तो न्यू ब्लड यानी बाहर से न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्यूज हो पाएगा, न्यू थिंकिंग, ठीक है, न्यू आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन में आ पाएंगे, न्यू टैलेंट, फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ पाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल सोर्स यूज करती है। तो ये तीसरा फायदा है। चौथा फायदा क्या है, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आएगी। जो इंटरनल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो इंटरनल एम्प्लॉय हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब वो उनमें कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आएगी क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से भी एम्प्लॉय आ रहे हैं, ठीक है। जो चीफ अकाउंटेंट था, इसकी जो पोजीशन वैकेंट थी, इसके लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन बाहर से रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है, तो ये जो अकाउंटेंट है, इसके नीचे जो अकाउंटेंट काम करता है, वो भी, उसके अंदर भी कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आएगी कि वो भी इतना अच्छा काम करे कि आगे चल के उसको चीफ अकाउंटेंट की पोजीशन पे रिक्रूट करने के बारे में कंपनी सोचे, ठीक है। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयज में कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आती है क्योंकि अब इनमें बाहर से भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होंगे, ठीक है। तो ये चार इसके मेरिट हैं। अब जरा जल्दी से डीमेरिट देख लेते हैं। सबसे पहला डीमेरिट क्या है, डिससैटिस्फैक्शन आएगा अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनमें थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन आएगा, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि अब उनके जो चांस था प्रमोशन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो अकाउंटेंट था ये भी तो चीफ अकाउंटेंट बन सकता था, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से चीफ अकाउंटेंट रिक्रूट कर लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, इस अकाउंटेंट के जो प्रमोशन के चांस थे वो अब कम हो गए,
ठीक है, तो इससे डिससैटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन आता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में। दूसरा इसका डीमेरिट क्या है कि अगर एक्सटर्नल सोर्स यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन तो इट्स अ लेंदी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या है, पहले वैकेंसी को पब्लिश करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, फिर रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा, तो इट्स अ लेंदी प्रोसेस। एंड तीसरा क्या है, इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस ऑल्सो, ये कॉस्टली भी तो है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने में खर्चा आएगा, पैसा देना पड़ेगा, चाहे अगर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करना है, किसी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट करना है, या किसी प्लेसमेंट एजेंसी को हायर करना है, तो इन सभी में क्या आएगा, खर्चा आएगा, कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, तो ये 3 इसके डीमेरिट्स हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के। ठीक, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा है, थोड़ा सा ये लेक्चर लेंथी हो गया है, तो आज हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में। तो हमने देखा रिक्रूटमेंट क्या होता है, फिर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट देखे, फिर उसमें हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज देखे। इंटरनल में 2 सोर्सेज थे और एक्सटर्नल में 10 सोर्सेज थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मेरिट्स एंड लिमिटेशन देखी इंटरनल सोर्सेज की, मेरिट एंड लिमिटेशन देखी एक्सटर्नल सोर्सेज की। राइट, तो ये सारे ही टॉपिक आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है। रिक्रूटमेंट कह लीजिए, अब कुछ और बचा ही नहीं है रिक्रूटमेंट में, यही सारे टॉपिक हैं रिक्रूटमेंट में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मेरे गले में अभी थोड़ी सी खराश है, गला मेरा ठीक है नहीं, तो इसीलिए मुझे मतलब आज मैं उस एनर्जी से नहीं पढ़ा पाई। चलिए ठीक है, मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊंगी आपको सिलेक्शन। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।